बढ़ाएंगे और जी बढ़ाएंगे और दोनों हमारा आंसर होगा। तो इस टॉपिक के अंदर केवल पैटर्न को पहचानने होते हैं, फिर उत्तर को देना होता है। अगले पॉइंट पर हम लोग एंट्री करते हैं, चलते हैं। तो समझते हैं कुछ इसके बातों को। सबसे पहले आपको वर्णमाला समझना है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में एक बात याद रखें कि ए से स्टार्ट होता है, तो जैसे ABCD EFG HIJKLM, और इसके नीचे से लिखते आते हैं NOPQRSTUVWXYZ। तो यहां से आप देखेंगे क्यों मैंने ऐसे लिखा है, तो इससे एक पैटर्न हमें मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ई का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो जस्ट इसके नीचे मिल जाएगा, ई का विपरीत अक्षर भी हो जाएगा। तो जो आपके अल्फाबेट जो जिसके नीचे दिख रहा है वो सब एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं ई का विपरीत अक्षर भी होगा। यहां से सबसे पहले सभी का क्रम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहां से चलेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आगे चलेंगे तो 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा और 26 होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके सामने 26 अक्षर हैं और 26 अक्षरों का भी एक एक अपना अपना खुद का क्रम होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको लर्न कर लेना है, इसको याद कर लेना है, यानी कि याद करें, यानी याद करना है। और याद क्या करना है? याद करना है प्रत्येक अल्फाबेट का क्रम, प्रत्येक वर्णमाला का क्रम, प्रत्येक वर्णमाला का क्रम आपको याद रखना है। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि प्रत्येक वर्णमाला का क्रम आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ विपरीत अक्षर भी आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने विपरीत अक्षर कुछ आ गया, जैसे विपरीत अक्षर पता करना, यानी कि यहाँ पर याद रखें ए है तो ए का विपरीत अक्षर Z होगा, B का विपरीत अक्षर Y होगा, इस तरीके से C का विपरीत अक्षर X होगा, D का विपरीत अक्षर W होगा, D के बाद E आएगा, E का विपरीत अक्षर V होगा, F का विपरीत अक्षर U होगा, तो ABCDEF, इसका G का विपरीत अक्षर T होगा, ABCDEFG, H का विपरीत S होगा, GH, I का विपरीत अक्षर R होगा, J का विपरीत अक्षर Q होगा, K का विपरीत अक्षर P होगा, L का विपरीत अक्षर O होगा और M का विपरीत अक्षर N होगा। इस तरीके से आप देखेंगे सब एक दूसरे के विपरीत अक्षर के साथ अटैच होते हैं। ABCDEFGHIJKLM, तो 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10, ठीक है। अब यहां से देखें, जैसे क्रम आप लोग देखेंगे तो विपरीत अक्षर एक खास क्रम के साथ जुड़ा होता है। अगर ये 26 पर होगा तो ये 1 पर होगा, जोड़ेंगे तो यहां से 27 निकल कर आएगा। इस तरीके से सभी के क्रम को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो हमेशा 27 ही मिलेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये आपका हो गया AZ से A का विपरीत अक्षर Z मिल जाएगा। यहां से आप इसको 22 बोल सकते हैं, CX से आप 6 बोल सकते हैं। अपने तरीके से जो नाम आप लोग रख लीजिए वो सारा नाम आपका चलेगा, जो आप लोग नाम रख लेंगे वो सारे के सारे नाम चलेंगे। अब CX से मेरे दिमाग में 6 ही आ रहा है, तो आप 6 से C का विपरीत अक्षर आप X याद रख सकते हैं। यहां से D से याद रख सकते हैं कि D का विपरीत अक्षर W होगा। इसको इवनिंग से याद रख सकते हैं, इसको आप इवनिंग से याद रख सकते हैं कि E का विपरीत अक्षर V होगा। इसको फ्यू से याद रख सकते हैं, फ्यू। इस तरीके से इसका हम याद रख सकते हैं GT रोड, इसको हम याद रख सकते हैं GT रोड, यानी G का विपरीत अक्षर D होगा। इसका हम याद रख सकते हैं हाई स्कूल से, यहां से हाई स्कूल है तो हाई स्कूल का मतलब हो गया H का विपरीत अक्षर S होगा। इसको हम लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, यहां पर हो गया इंडियन रेलवे। और देखिए इंडियन रेलवे है तो इंडियन रेलवे से हम याद रख सकते हैं कि I का विपरीत अक्षर R होगा या R का विपरीत अक्षर I होगा। JQ है तो इसको हम रख सकते हैं जंगल क्वीन, यहां से जंगल क्वीन से हम याद रख सकते हैं कि जंगल से आ जाएगा J और क्वीन से आ जाएगा Q, तो जंगल क्वीन से हमारा हो गया J का विपरीत अक्षर क्वीन आ जाएगा। यहाँ पे कमला प्रसाद भी रख सकते हैं,
अपने तरीके से जो भी आपका नाम याद आ जाए उस तरीके से रख सकते हैं। अब केपी है तो केपी से कमला प्रसाद, इस तरीके से हम केपी का विपरीत अक्षर याद रख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लो या लब भी लिख सकते हैं, और यम यन से मन लिख सकते हैं। याद रखिए एक थोड़ा सा लिंक है जिस लिंक से हम लोग विपरीत अक्षर याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए क्यू का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो जंगल क्वीन यानी जे होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले पी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो कमला प्रसाद या कमला पसंद से भी याद रख सकते हैं। तो कमला पसंद से देखिए के का विपरीत अक्षर पी भी हो जाएगा। इस तरीके से सभी एक दूसरे के विपरीत अक्षर वाले केस को अदा करता है। अगर आपसे पूछ ले आई का विपरीत अक्षर, तो इंडियन रेलवे यानी आर आपके दिमाग में आ जाएगा, इसलिए आई का विपरीत अक्षर आपका आर नजर आएगा। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ और सीरीज हमको जानना है इसके अंदर। जैसे मान लेते हैं अगर आपके सामने अल्फाबेट के सारे क्रम अगर पते हो गए हैं, तो इसके बाद एक और सीरीज आपको जानना होता है जिसको कहते हैं प्रथम अर्धांश किसको बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश किसको बोला जाता है, तो नाम से ही स्पष्ट है। अर्धांश का मतलब होता है कि आधा अंश। तो हमें पता है कि वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। जब हम आधा करेंगे तो 13 अक्षरों में डिवाइड हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग से अल्फाबेट आएंगे 13 तक, यानी कि ए बी सी और आगे चलते जाएंगे तो ये जाकर यम पर खत्म होगा। तो कहा जाता है कि प्रथम अर्धांश केवल और केवल ए से लेकर यम तक होता है, और द्वितीय अर्धांश हमारे यन से शुरू होता है जो जाकर जेड पर खत्म होता है। तो हम कह सकते हैं द्वितीय अर्धांश हमारा जाकर यन से स्टार्ट होगा और ये जाकर जेड पर खत्म होगा। 10 to Z हमारा द्वितीय अर्धांश होगा। इसके बाद और भी सुनते हैं आगे चीजें। अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ पहले तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का सारा क्रम अगर नहीं याद है तो फिर पैटर्न में आप फंस जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन पैटर्न के साथ साथ नंबरों का भी कंबाइनेशन देता है। इसी के बेस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखिए क्या कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लेते C 8D दे दिया, अगले स्टेप में C D 8 दे दिया, इसके बाद दे दिया E 27F दे दिया, इसके बाद G 64H दे दिया, और कहेगा पैटर्न को पहचानिए क्या होगा। अब इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे तो पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार इस पैटर्न पे दिमाग दौड़ाएं और पता करें आगे क्या होगा। तो देखिए A B C के बाद D E F G H। तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो चीजें आने वाला है, जो भी चीज आने वाला है वो I से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले तो आएगा I और लास्ट में जाएगा IJ। अब नंबर बीच में है तो नंबर बीच में कैसे भाई आ गया, तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 27, यहाँ पर है 64। 8 है तो हम कह सकते हैं 2 का क्यूब है, 27 है तो 3 का क्यूब है, और 64 है तो 4 का क्यूब है। तो जस्ट अगला पैटर्न में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 का क्यूब होगा, इसलिए आई के बीच में हो गया 125 और यहाँ पे रख लेंगे जे को, और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको करना यही होगा कि आपको पैटर्न पहचानिए फिर आंसर को दीजिए। पैटर्न तभी पहचान सकते हैं जब सब कुछ चीजें पता हो। आगे बढ़ते हैं और भी इसमें देख लें और भी क्या क्या चीजें आ सकता है। जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा बॉक्स बना देगा और इस बॉक्स में मान लेते हैं 4 कॉलम है। 4 कॉलम है, यहां पर लिखा है जेड, यहां पर लिखा है यन, यहां पर लिखा है यन, फिर यहां पर लिखा है जेड, फिर लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो कहेगा कि जेड यन और जेड यन बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जेड है, इसको घुमा दिया, फिर जेड है तो फिर हम भी घुमा देंगे, यानी इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो सी टेट में पैटर्न से भी क्वेश्चन इतना तगड़ा नहीं पूछता है, आसानी पूछता है। आप अगर अपने दिलो दिमाग को खोल के बैठे रहेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी, क्वेश्चन भी होगा। या तो फिर सी टेट के साथ साथ सब कुछ उड़ जाएंगे ऐसे, अगर दिमाग सब कुछ बंद करके रहेंगे तो इसलिए अगर किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब कुछ अपने सारी इंद्रियों को खोल कर बैठे तो फिर हर एक चीजें आपके पास जाएंगे। पैटर्न बहुत ही आसान है, तो लाइए 2-4 क्वेश्चन और भी कराते हैं, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। एक और मैंने देखा था, इस पर क्वेश्चन कुछ ऐसे थे। ऐसे एक बॉक्स बना है, 4 कॉलम में है, एक तीर का निशान ऐसे, एक का तीर का निशान ऐसे, फिर अगले स्टेप में तीर का निशान ऐसे गया, फिर ये वाला ऐसे, अगले में तीर का निशान ऐसे चला गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बताएं कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है।
ध्यान से समझें कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है। इस पैटर्न को पहचान कर बताएं अगले वाले स्टेप पर क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे कि ये जो था पहले, ये जो था लाइन, यानी कि 90 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप इस पैटर्न को अच्छे से पहचानेंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। तो पहले ये ऐसे था, घूमेगा तो ई वाली लाइन चली जाएगी, यानी कि एक बार हम डायरेक्शन को भी ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगी पश्चिम। थोड़ा दिशाओं के बारे में समझ जाए। डायरेक्शन टेस्ट आप लोग में है, हल्का फुल्का डायरेक्शन टेस्ट भी क्वेश्चन आएंगे, दिशा परीक्षण जिसको बोलते हैं। कहा जाता है कि दिशाओं की संख्या टोटल 4 होती है, और भी एंट्री करेंगे तो 8 हो जाएगी, और भी अंदर जाएंगे तो 10 दिशाएं होंगी। वैसे 10 दिशाएं हम लोग अपने एग्जाम में एंट्री नहीं करते, केवल 8 ही दिशा लेकर सॉल्व करते हैं। 8 दिशाएं हमारी कौन कौन सी हो सकती है, तो 4 दिशा तो हमारा मूल होता है, और 4 दिशा कोना वाला होता है। 4 दिशा मूल हमारा होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जैसे कोना वाला ले लेंगे, जैसे उत्तर पूरब हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। इस तरीके से हमारे 8 दिशाएं होंगे। तो आप देखेंगे कि पहले एक तीर का निशान पूरब की ओर है, एक तीर का निशान उत्तर की तरफ है। जो तीर का निशान उत्तर की तरफ है वह हो गया पश्चिम की तरफ, और जो तीर का निशान पश्चिम पूरब था वह हो गया उत्तर की तरफ। यानी पहले तीर का निशान ऐसे था, आज जैसे घुमा दिया तो ये वाला जो उत्तर साइड की ओर था वो तो चला गया पश्चिम, और ये इधर चला गया। फिर एक बार घुमाएंगे तो ये वाला इधर चलाया, और उसके जस्ट आगे वाला ऐसे चलाया। तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो फिगर बनेगा वह फिगर कुछ ऐसे बनेगा, कंफर्म है। यानी कि हमारा आंसर होगा, एक नीचे चला जाएगा, नीचे बोले तो एक दक्षिण दिशा की ओर चला जाएगा, एक चला जाएगा पूरब दिशा की ओर, और यही हमारा पैटर्न में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान है बिल्कुल। तो पैटर्न को अच्छे से देखें, सब कुछ चीजों को याद करें, हो जाएंगी सारी चीजें। एक और क्वेश्चन बोलते हैं, नहीं तो इस पे आपके सामने दे दिया एब्सोल्यूट ABSOLUTE, कह देगा एब्सोल्यूट के सभी अक्षरों को, एब्सोल्यूट के सभी अक्षरों को, एब्सोल्यूट के सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएं, के क्रम में सजाइए, क्रम में सजाइए, और बताएं, और बताएं या बताइए कितने वर्ण ऐसे होंगे, या कितने अक्षर ऐसे होंगे, कितने अक्षर ऐसे होंगे, कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपना स्थान नहीं बदले, जो अपना स्थान नहीं बदले, अपना स्थान नहीं बदले। अब ये क्वेश्चन में आप देखेंगे, जैसे एब्सोल्यूट के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजाएंगे, तो पूछा गया है कितने ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। अब एब्सोल्यूट के सभी अक्षरों को सजाएंगे तो ध्यान से देखें, ABSOLUTE है। और जैसे दर्शाएंगे तो पहले आएगा A, फिर आएगा B, उसके ABCD के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आएगा E, इसके बाद E के बाद जब बढ़ेंगे तो आएगा L, फिर आएगा O, O के बाद आएगा S, उसके बाद आएगा T, और लास्ट में जाएगा U। तो आप अच्छे से जब देखेंगे तो देखेंगे A ने अपना स्थान नहीं बदला, B ने अपना स्थान नहीं बदला, और T ने अपना स्थान नहीं बदला। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसमें A ने अपना स्थान नहीं बदला, B ने अपना स्थान नहीं बदला, और T ने अपना स्थान नहीं बदला। यानी इन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, यानी हम लिख सकते हैं अपना स्थान नहीं बदले, अपना स्थान नहीं बदले। यानी कि मैं कह सकता हूं ABT जो है ये इन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसी के बेस पर, आप बताएं अगर आपके सामने हेक्सागन आ जाए, अगर मान लेते कोई हेक्सागन वाला वर्ड दिया है और कदे हेक्सागन के, इसको बड़े लेटर में लिख लें ज्यादा सही रहेगा, HEXA,
GON हेक्सागन के सभी अक्षरों को, हेक्सागन के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाइए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएं, के क्रम में सजाएं या सजाइए और बताएं, बताइए और बताइए कितने अक्षर ऐसे होंगे, कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे, जो अपना स्थान नहीं बदले। अब इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो लिखेंगे HEXAGON। अगर इसको हेक्सागन को हम सजाने जाएंगे तो सबसे पहले आएगा A, उसके बाद ABCD EFGHIJKLMNO यन आएगा ना, यहां पर आएगा यन, फिर आएगा O, फिर जाएगा X। तो हमने देखा कि इसमें हमने जब अच्छे से देखा, इसमें देखा कि E और O ने अपना स्थान नहीं बदला, तो फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि E भी होगा और O भी होगा, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर E और O दोनों आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जो बहुत इजी तरीके से आप दे सकते हैं पैटर्न को समझते हुए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने अगर मैं रख लूं कि बताइए, अगर आपके सामने रख लिया STU स्टूडेंट है मान लेता है, स्टूडेंट कदे स्टूडेंट के सभी स्वर को आगे तथा व्यंजन को बाद में लिखकर स्वर को अगले तीसरे अक्षर से तथा व्यंजन को पिछले दूसरे अक्षर से बदलिए, और बताएं बदला हुआ शब्द क्या होगा, ये आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो कह रहे स्टूडेंट के सभी स्वर को आगे तथा व्यंजन को बाद में लिखकर स्वर को अगले तीसरे अक्षर से तथा व्यंजन को पिछले दूसरे अक्षर से बदलिए और बताइए बदला हुआ शब्द क्या होगा। पहले तो हमारा स्टूडेंट है, पहले तो इसमें आपका वर्ड दिया है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट में ध्यान से समझिएगा, STUDENT। अब इसमें कह रहा है कि पहले सभी स्वर को लिखो, तो इसमें स्वर कौन कौन सा है, तो स्वर है U और है आपका देखिए इसमें कौन कौन सा आपका है, इसमें आप जब देखेंगे कौन कौन सा आपके स्वर और व्यंजन है, तो स्टूडेंट में देखें स्वर आपका U और E है, इसको लिख लो U और E। इसका बाकी जो बचा उसको बाद में लिख लीजिए, 2 टी है, 2 टी मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि स्वर को अगले तीसरे अक्षर से, यानी स्वर जो है अगले तीसरे अक्षर से, अब व्यंजन को पिछले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करिए।
तो u आता है 21 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 18 पर, 20, 4, 14 और 20। 3 घटाएंगे तो 18 वाला अक्षर, 3 घटाएंगे 2 वाला अक्षर, और घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे ना, सॉरी अगले तीसरे अक्षर से तो आप इसमें जोड़ सकते हो ना, जोड़ोगे, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 8, यहाँ घटेगा, ये हो जाएगा 17, फिर 18, फिर 2, फिर 12, फिर 18, 18 पर हो जाएगा R, L, B, R, Q, H और X। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो जो जिस क्रम पर अक्षर है इस तरीके से आप अक्षर को दिखा सकते हो। आपने देखा कि पैटर्न से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आते हैं, बाकी आप पहचान लेंगे सारी चीजों को जो आगे देगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखेंगे कि हर एक चीज को पहचान लिया जाएगा, हर एक चीज को पैटर्न में जो भी चीज दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद और भी देखिए क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं अगले टॉपिक के अंदर। देखिए आपके सामने एक आ सकता है क्वेश्चन, चाल दूरी समय से, यानी चाल दूरी और समय से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है आपसे। देखिए दूरी व समय, दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। अब दूरी और समय से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे तो इस बात को अच्छे से देखना है, जानना है कि इस पर क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो दूरी और समय से अगर रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो इसमें 2-3 बातें आपको जानना है। सबसे पहले तो आपको जानना है फार्मूला, कौन सा फार्मूला आपको जानना है, ध्यान से देखें। सबसे पहला तो फार्मूला आपका है चाल का, तो होगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय। उसका दूसरा फार्मूला दूरी का, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। उसका तीसरा आपका होगा समय से रिलेटेड, इसका फार्मूला होगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए आपके सामने ये 3 फार्मूले हैं जो आपको जानना है। तीनों फार्मूले को अगर अच्छे से जान गए तो एक बात और भी जानना होगा, अगर आपके सामने 1 मीटर पर सेकंड है, इसको अगर बदलना है मुझे किलोमीटर पर आवर में, तो बड़ी यूनिट में अगर जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर लिखे लगकर गुणा कर लीजिएगा। और किसमें गुणा कराते हैं ये भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगर मीटर पर सेकंड है तो इसमें अगर इसमें मैं 18/5 से मल्टीप्लाई लगा दिया इसमें, तो डायरेक्ट हमारी जो यूनिट होगी वो किसमें चली जाएगी, किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 1 किमी पर आवर है, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं 5/18 से, तो यहां से जो यूनिट होगी वह चली जाएगी किसमें, तो मीटर पर सेकंड में चली जाएगी। इस बात को अच्छे से आपको याद करके रखना है। बाकी इस पर क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में जब देखेंगे तो कराया गया बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें बेसिक्स तो मैं करा दिया हूँ, चाल दूरी समय से रिलेटेड, और इसमें मैंने औसत से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराया है। एक मैंने देखा था सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पॉइंट बना के चाहे तो लिख सकते हैं। था कि यदि, पहले बात को समझिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी दूरी को, जिस दूरी को तय करना चाहता है, अपनी दूरी को n बराबर भागों में, मतलब जितने बराबर भागों में तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। तो मैंने कह दिया n बराबर भागों में तोड़कर, भागों में बांटकर अलग अलग चालों से तय किया जाए, अलग अलग चालों से तय करें। अलग अलग चालों का मतलब S1, S2, S3, S4 इस तरीके से अगर वो तय करे तो कैसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो यहां से देखिए इसके लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इसके लिए होता है औसत चाल बराबर
जितने भागों में तोड़ेगा उसको ऊपर रखना है, कैपिटल एन ऊपर रहेगा, नीचे हमको रखना है 1/S1, 1/S2, 1/S3 और प्लस डॉट 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 लास्ट में चला जाएगा 1/SN, 1/SN। अभी मैंने क्यों दिया है ये अब पता चलेगा क्वेश्चन होगा तब। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था, ध्यान से देखें, पूछा ऐसे गया था, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, फिर वही व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से जाता है और उतनी ही दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए, यहां से औसत चाल पूछा गया था। यहां से याद रखें, जब भी आपको सामने औसत चाल इस तरह के प्रश्न के लिए निकालना होगा तो लिखेंगे औसत चाल बराबर, तो यहाँ पे आप चाहें तो चाल को काउंट कर सकते हैं, एक चाल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर 3 चाल है तो पक्का है कि अपनी दूरी को 3 भागों में बांटा होगा, तो 3 चाल है इसलिए आप 3 ऊपर रख लीजिए और उसके बाद रखेंगे 1/20 प्लस, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 1/30 प्लस, फिर लिखेंगे 1/40। इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं इसको, देखें कैसे हल करेंगे। अब यहां से जब हल करने चलेंगे तो लिखेंगे 3 बटा, और जैसे इन सबका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120, और यहां से आएगा 6, यहां से आएगा 4 और यहां से आ जाएगा 3। तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं 3/13/120, और 120 चला जाएगा ऊपर, लिखेंगे 3 गुणे 120 और बटा 13, आ जाएगा 360/13, और इसको तोड़ेंगे तो होगा 13 दूना 26, और 26 घटाएंगे यहाँ से, और 13 दूना 26 100 आएगा, 13 सत्ते 91, तो 27 ही 9/13 किमी पर आवर। यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति था उसकी चाल होगी 27 सही 9/13, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। मान लेते एक व्यक्ति है, यहां से देख ले, अपनी दूरी को, जैसे दूरी मान लेते ये भी है, अपनी दूरी को 4 बराबर भागों में बांट लिया, जैसे सी, डी और ई, ये सारे आपके जो भी डिस्टेंस है, जैसे इसमें AC बराबर है, CD बराबर है, D बराबर है, और यहाँ से EF बराबर है, ये सब दूरी आपस में इक्वल है। और याद रखें पहले को तय करती है 15 किलोमीटर पर आवर से, उसके इसको तय करती है 12 किलोमीटर पर आवर से, और इसको तय करती है 10 किलोमीटर पर आवर से, और इसको तय करती है 20 किलोमीटर पर आवर से। अब यहां से एवरेज स्पीड आपसे पूछता है, तो एवरेज स्पीड के लिए, औसत चाल के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहां से पूछता है कि बताइए औसत चाल होगी क्या, लिखेंगे औसत चाल बराबर, और कितने भागों में तोड़ा है, 4 भागों में, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद नीचे लिखेंगे 1/15, और फिर लिखेंगे 1/12, फिर लिखेंगे 1/10, और फिर लिखेंगे 1/20, और इस तरीके से इसको हल करेंगे हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब यहां से देखिए कैसे निकल कर आएगा भाई,
4 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे का एलसीएम बस 60 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 3। अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो लिखेंगे 4 बटा 6 4 10 18, 18 बटा आपका हो गया 60, 60 चला जाएगा ऊपर तो लिखेंगे 4 गुणे 60, पूरे का बाद बट्टा हो जाएगा 18, 6 से काट लीजिए तो 6 त्रिक 18 और 6 दहा में 60, 6 त्रिक 18 6 दहा में 60। अगले स्टेप में हमारा आ जाएगा 40 बटे 3 किमी पर आवर, और जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 13 सही 1/3 किमी पर आवर। तो चाल दूरी समय से रिलेटेड देखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखें। एक व्यक्ति ने अपने दूरी को 5 बराबर भागों में बांट लिया। ABC और D E F, और यहां पे लिख सकते हैं AC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू EF और यहाँ पे FV, और अलग अलग स्पीड से तय किया। इसको 6 किमी पर आवर से, इसको 8 किमी पर आवर से, इसको 12 किमी पर आवर से, 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर है 12 किलोमीटर पर आवर से, इसको 15 किलोमीटर पर आवर से और 18 किमी पर आवर से। अब पूछे अगर इसका स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो पहले तो ऊपर रख लेंगे 5 और रखेंगे 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18, और आपको बताना है कि अब इसमें क्या स्पीड हो सकता है। तो अब उसी तरीके से इसको भी हल करना है। हमें क्या करना है कि नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेते हैं, 5 अपान पूरे का अपान हो गया, एलसीएम लीजिए इसका 18 लेंगे, 36 लेंगे, 36 36 36, तो एलसीएम ले लेते हैं साइड से। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 8 12 15 और 18, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 5 है, और उसका गुणा करा लें तो होगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे होगा 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पच्चे 120, 360। तो एलसीएम तो 360 आ चुका है, तो एलसीएम भी हम 360 नीचे रख लेते हैं। 6 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 60, 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 8 पचे 40, 45 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 12 3 36 यानी कि 30 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, अब 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 20। ये तो ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 360, पूरे का बट्टा जोड़ लीजिए। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, 90 90 2 11, 110 110 110 110 155, 155 में 24 जोड़ दो, 155 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 179। तो मैं लिख सकता हूँ 1800 बटा 179 किमी पर आवर। इसको सॉल्व करते रहिएगा, इसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। और भी कुछ क्वेश्चन आपके रिलेटेड, ट्रेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तो 2-3 पॉइंट इसके भी जान लीजिए। जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को या खंबे को पार करती हो
पार करती हो, तो इस केस में याद रखें दूरी में हमें क्या लेना होता है, तो दूरी में हमेशा हमें ट्रेन की लंबाई लेनी होती है। ट्रेन की जितनी लंबाई होती है उसको आप दूरी में ले लीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी स्थिर व्यक्ति को पार करें, किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे, तो दूरी में हमेशा ट्रेन की लंबाई होगी। जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया ऐसे, 300 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को, किसी स्थिर व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में पार कर जाती है, कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किमी पर आवर में होगी। आपको बताना है क्या होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए दूरी, चाहिए चाल निकालने के लिए। दूरी तो ट्रेन की लंबाई दूरी में चली जाएगी, और समय में कौन जाएगा, तो समय में जितने समय में पार करता हो, तो लिखा है 15 सेकंड में पार करता है, तो 15 सेकंड ले लीजिए। और यहां से लगाएंगे चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 300 होगा और टाइम में 15 ले लीजिए, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मैंने भी बताया था कि मीटर प्रति सेकेंड से अगर मुझे किलोमीटर पर घंटे में अगर जाना हो, यह जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने भी बताया था कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आपको अगर आपको जाना है, तो चाल इसका है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 20 कट गया 18 बार में, और इस प्रकार से हमारा 18 चौका 72 किमी पर आवर आ जाएगा इसकी स्पीड। तो याद रखिए 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो दूरी में 300 मीटर ले लीजिए और समय में 15 सेकेंड, और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी में आप 300 रख लें, समय में 15 रख लें, 15 दूना 30, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। और इस तरीके से आप काट के सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर आपके सामने आ जाए ऐसे, 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को, किसी खंभे को 40 सेकंड में पार कर जाती है, 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किमी पर आवर में होगा, पर आवर में क्या होगा। तो इसमें भी सबसे पहले मुझे दूरी चाहिए, तो दूरी में हमारा आ जाएगा 400 मीटर। आज समय में क्या होगा, तो समय में उसी को रखेंगे जितने सेकंड में पार कर जाती है, 40 सेकंड ले लीजिए। इसके बाद चाल बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, और दूरी बट्टा समय में रखेंगे, यहाँ से हो गया 400/40, ये कट जाएगा और आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, किमी पर आवर में बदलेंगे, यहाँ से याद रखिएगा कि चाल बराबर हो जाएगा 10 गुणे 18/5। 5 से 10 कट गया 2 बार में, और बस 2 गुणे मुझे 18 कर लेना होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रेन की चाल 36 किमी पर आवर आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। वो देखिए क्या आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। देखिए इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, यदि लेते हैं, यदि कोई ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती हो, इसमें क्या करना है, इसमें जो दूरी होगी, इसमें दूरी जो होगी उसको उसमें लेंगे ट्रेन की लंबाई, जो भी ट्रेन की लंबाई होगी उसको ले लीजिएगा और उसमें हम ऐड कर देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई को, उसमें हम ऐड कर देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई को। यानी किसी भी लंबी चीज को अगर पार करता है तो दूरी में ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगा। यहाँ पर बोले एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता हो तो प्लेटफॉर्म की जगह पर रेलवे पुल, सुरंग ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दूरी में हमेशा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ले लेना है। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे रेलवे पुल को 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल किमी पर आवर में क्या होगी, ट्रेन की चाल किमी पर आवर में क्या होगी। अब यहां से देखिए, अगर आपके सामने दूरी कह दे, दूरी क्या होगा, दूरी में याद रखे 200 मीटर और प्लस 100 मीटर, इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा 300 मीटर। समय की जब हम बात करेंगे तो समय हमारा हो जाएगा टोटल 10 सेकेंड। अब यहां से जब हम निकालेंगे चाल को तो चाल बराबर हो गया दूरी बट्टे समय। अब देखिए चाल बराबर हो गया दूरी बट्टा समय, तो दूरी आपका 300 हो गया और बट्टा आप 10 कर लें, 0 0 कट गया और यहां से चाल आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। और 30 मीटर पर सेकेंड आया तो हमें चाल मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, किमी पर आवर में चाहिए, इसलिए 30 में 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से 18 छक्के 108 होता है। तो ट्रेन हमारी किस स्पीड में चल रही है, 108 किमी पर मिनट में चल रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ट्रेन कुछ इस तरीके से चल रही है, परफॉर्मेंस कर रही है। एक और हम लोग क्वेश्चन इसी के बेस पर ले लेते हैं। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 150 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल बताइए, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो दूरी जब हम निकालने चलेंगे तो दूरी देखिए कितना हो जाएगा, 150 मीटर में 350 मीटर को जोड़ दीजिए और यहाँ से दूरी हो जाएगा 500 मीटर। और समय की जब हम बात करेंगे तो समय तो आपके सामने 20 सेकेंड दिया हुआ है और यहाँ से चाल जब हम निकालने चलेंगे तो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 500 ले लीजिए और इसमें 20 से डिवाइड कर लें, जैसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से चाल को जब किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना हो तो 25 में हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से ट्रेन किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो 90 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।